Everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and I hope you all are fine and safe and preparing well for your net exams. अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. प्लस इफ यू वांट पीडीएफ देन आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुन रहे होंगे. ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. आज की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं. ऑलरेडी हम 17 लेक्चर इस सीरीज के कर चुके हैं जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं. ये 18 है. अगर आपको 17 सीरीज देखनी है सारी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. अंडर द रिवाइज्ड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सीरीज with 2004 and 5 as the base, the total number of item covered has increased from 538 to. क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सीरीज में हमने बेस ईयर लिया है 2004 और 5 को. अगर हम पहचाने कि आइटम पहले कितने थे 538 तो अब कितने इंक्रीज हुए हैं हमें ये बताना है. ठीक है, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है 682, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 662, थर्ड ऑप्शन है 652 और फोर्थ ऑप्शन है 642. तो कितने आइटम्स कवर्ड हुए हैं हमें ये पता होना चाहिए. इससे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन जानते हैं. ठीक है, न्यू सीरीज ऑफ ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसमें बेस लिया है 2004-5 को, उसने कवर की हैं 682 आइटम्स. 682 आइटम्स में उन्होंने 399 आइटम ग्रुप बनाए हैं. माइनिंग में लिया है, मैन्युफैक्चरिंग में लिया है, इलेक्ट्रिसिटी में भी लिया है, जिसमें 61 माइनिंग से, क्वेरिंग से लिए और 622 मैन्युफैक्चरिंग से और 1 इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से लिया. ये सारे इसके पार्ट हैं कि ये जो इन्होंने 682 ऐड किए हैं वो कहाँ कहाँ से किए हैं. अब हमें उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है और ये कौन सी प्रोडक्शन को इंक्लूड करता है. तो हाँ, ये जो डाटा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो क्या इंडिकेट करता है कि IIP क्या है, एक कंपोजिट इंडिकेटर है that measures the change in the volume of production of basket of industrial products during a given period with respect to the volume of production in a chosen base period. हमने जो भी बेस पीरियड चूज किया है उसके कंपैरिजन में और आज करंट कितनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है वो हम किस में जानते हैं, IIP में जानते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जानते हैं. तो कितनी हुई है हमारी, हम देखें तो 538 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई 682. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, Which one of the following state had the highest per capita income in 2009 and 10? अगर 2009 और 10 का डाटा देखें तो किस स्टेट की पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट थी. अगर हम 9-10 की बात करें तो दिल्ली की हाईएस्ट थी. प्लस अगर हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें आज का करंट पता होना चाहिए कि करंट में क्या है. तो करंट के अकॉर्डिंग गोवा की जो है वो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है जो कि है इतनी 4,67,998 जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के अकॉर्डिंग है. तो करंट हमारी गोवा है. प्लस अगर 9-10 की बात करें तो कौन सी स्टेट है, दिल्ली है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ RRBs रीजनल रूरल बैंक्स इन 2010. 2010 में किस स्टेट में सबसे ज्यादा ब्रांचेस थी किसकी, RRB की. ऑप्शन 1 हमें क्या दे रखा है, बिहार. ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है हमारा पंजाब. तो 2010 के अकॉर्डिंग बिहार की सबसे ज्यादा ब्रांचेस थी RRB की. ठीक है, और अगर हम रिसेंट डाटा देखें तो रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग यूपी में सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं जो कि हैं 5, आंध्र प्रदेश में 3 है, वेस्ट बंगाल में 3 है और बिहार में भी 3 है. हम ये चीज क्यों जान रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें पुराना भी पता होना चाहिए कि पुराना कौन सा क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड. तो 2010 से आया था. ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है. प्लस आपको ये भी बोल सकते हैं कि करंट में किस स्टेट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं. तो करंट में किसकी है, यूपी उत्तर प्रदेश की 5 ब्रांचेस हैं RRBs की. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन स्लोड डाउन since the adoption of new economic policies due to.
जब से हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं तो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन क्यों हुई है। ठीक है, ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, लो इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड। यील्ड का मतलब कि सम टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है क्रॉप की, ठीक है, तो वो हुई है लो। प्लस लो और नो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया। थर्ड हमें क्या दे रखा है, स्टैग्नेंट ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू जो भी टेक्नोलॉजीज आई थी, जैसे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जितने भी नए नए इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे, मशीनरी, थ्रेशर्स, वो सब क्या है, स्टैग्नेंट है, मतलब सेम कांस्टेंट है। फोर्थ हमारा क्या है, लो रिटेल मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जब से हमने अडॉप्ट की हैं तो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की ग्रोथ स्लो डाउन किन कारणों से हुई है। अब हमें इस क्वेश्चन में से करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है और जो गिवन हमें कोड्स हैं ऑप्शन में उनके अकॉर्डिंग इसका आंसर बताना है। ठीक है, ये सारे आपके पास कोड्स गिवन है। अब आप ऊपर अगर देखो तो क्या कारण है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के स्लो डाउन होने में। देखो, सबसे पहले हमारी क्रॉप यील्ड जो है वो इंक्रीज हुई पर इंक्रीमेंट उसका हुआ लो। क्यों, हमारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या थी, कम, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुई इन द फील्ड ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। प्लस हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी स्टेगनेंट है, जो हमने पहले पढ़ी थी, जो आई थी टेक्नोलॉजीज, उसमें अभी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। प्लस लोगों को नहीं पता अभी इतनी टेक्नोलॉजीज के बारे में। हाँ, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है माना, बट इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही कि हम उसको एक ग्रोथ लेवल पे देख सकें। ठीक है, तो फोर्थ हमें ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि लो रिटेल मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका रिटेल मार्केट प्राइस बहुत कम है। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है ना होलसेल प्राइस कितना चलेगा मार्केट में, मंडी में डिसाइड होते हैं ये सारे प्राइस। तो ये कोई कारण नहीं है कि हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं हुई। जब तक हम ग्रोथ ही नहीं करेंगे तो बेचने वाली बात तो बहुत दूर हो जाती है। तो ऑप्शन हमारे क्या है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो कोट्स के अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द मोनेटरिस्ट, मोनेटरिस्ट के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट, जो मनी की सप्लाई है वो क्या इंक्लूड करती है। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। ऑप्शन सी क्या है हमारे पास, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस इक्विटी शेयर्स। ऑप्शन डी क्या है हमारा, करेंसी प्लस ऑल काइंड्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स प्लस डिपॉजिट्स विद अदर इंस्टीट्यूशंस प्लस बोरोइंग। तो ये चारों ऑप्शन है। आपको ये बताना है कि मोनेटरिस्ट के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, देखो एक्सप्लेनेशन देखें। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, कि मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी है। और इफेक्टिव मनी सप्लाई जो है उसमें मोस्टली जो है करेंसी आती है प्लस डिमांड डिपॉजिट आती है। लेकिन कई इकोनॉमिस्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि हम नियर मनी मीन्स लिक्विड एसेट्स, जो हमारी सेविंग्स हैं, जो हमारी डिपॉजिट्स हैं, जो गवर्नमेंट बिल्स हैं, वो सब भी किसका पार्ट बनेंगे, मनी सप्लाई का पार्ट बन सकते हैं। तो अब हम अगर ऑप्शन देखें तो करेंसी और डिमांड डिपॉजिट आएगा प्लस टाइम डिपॉजिट भी आ सकता है, क्योंकि उसने बोला है नियर मनी। टाइम डिपॉजिट मतलब हमारी फिक्स डिपॉजिट, और जो गवर्नमेंट बिल्स हैं वो भी आ सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इक्विटी शेयर्स तो नहीं आएंगे मनी सप्लाई में, है ना ही हमारी बोरोइंग, ना ही डिपॉजिट विद अदर इंस्टीट्यूशंस, ऑल काइंड ऑफ डिपॉजिट भी नहीं आ सकती, बैंक में ऑल काइंड ऑफ डिपॉजिट भी नहीं आ सकती। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है हमारा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड सब मार्केट ऑफ द मनी मार्केट। अगर मनी मार्केट की बात करें तो कौन सी स्पेशलाइज्ड सब मार्केट नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, कोलेट्रल नॉन मार्केट। ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, डिस्काउंट मार्केट। ऑप्शन सी क्या है हमारे पास, बॉन्ड मार्केट। और ऑप्शन डी क्या है हमारे पास, एक्सेप्टेंस मार्केट। और हमें क्या देखना है, मनी मार्केट का कौन सा स्पेशलाइज्ड सब मार्केट नहीं है।
तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मनी मार्केट की स्पेशलाइज्ड सब मार्केट कौन कौन सी होती हैं। तो मनी मार्केट जो है वो 4 डिवाइडेड है। पहला क्या है, कॉल मनी मार्केट, दूसरा है कोलेट्रल लोन मार्केट, तीसरा है एक्सेप्टेंस मार्केट और चौथा है हमारे पास बिल मार्केट। बिल मार्केट में ही कमर्शियल बिल मार्केट, मतलब बिल मार्केट से जितने रिलेटेड हैं वो सब आएंगे। एक्सेप्टेंस मार्केट, कोलेट्रल लोन मार्केट और हमारी कॉल मनी मार्केट। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, गलत होगा। तो डिस्काउंट मार्केट सही है हमारा। डिस्काउंट मार्केट ये, अब डिस्काउंट मार्केट को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट मार्केट को हम कमर्शियल बिल मार्केट भी बोलते हैं। तो आप देख भी सकते हो कमर्शियल बिल मार्केट बोलते हैं डिस्काउंट मार्केट को। तो बिल मार्केट में ही ये पॉइंट आ गया, तो मतलब ये तो है। कोलेट्रल लोन मार्केट भी हमारा पॉइंट था और एक्सेप्टेंस मार्केट भी हमारा इसका सब पार्ट था। हमारा कौन सा पार्ट नहीं है, बॉन्ड मार्केट नहीं है। देखो एक बार दोबारा, कॉल मनी मार्केट है, कोलेट्रल लोन मार्केट है, एक्सेप्टेंस मार्केट है और बिल मार्केट है। बिल मार्केट में ही डिस्काउंट मार्केट आता है और डिस्काउंट मार्केट को हम कमर्शियल बिल मार्केट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, उसमें हमें क्या बोला गया है, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द गिवन कोड्स। हमें इन कमिटीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है। अब आप ये देख लेना हमेशा कि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे, असर्शंस, रीजन पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये हमें याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी एक ट्रिक होती है कि आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि वो ऑप्शंस किस रिफॉर्म से, किस पॉलिसी से, किस थ्योरी से रिलेटेड है। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी सबसे रिसेंट वाली कौन सी थी। अगर आपको सबसे रिसेंट पता है और सबसे पहली या दूसरी पता है तो आप ऑप्शन सही कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ही इस तरीके के होते हैं कि आपको एक या दो ऑप्शन भी पता है ना तो आप सारा आंसर सही कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खुसरो कमेटी, दंतवाला कमेटी, नरसिम्हन कमेटी और केलकर कमेटी। अब ये चारों कमेटी जो थी वो किससे रिलेटेड थी, बैंकिंग रिफॉर्म्स से रिलेटेड थी। तो अभी अगर हम सबसे रिसेंट वाली बात करें तो नरसिम्हन कमेटी हमारी सबसे रिसेंट कमेटी है। ठीक है, उसके बाद हमें ये दे रखी है बाकी चारों कमेटी। अब हम जानते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम क्या देखेंगे कि कौन से ईयर में कौन सी कमेटी आई थी। तो सबसे लेटेस्ट हमारी नरसिम्हन कमेटी थी, तो सबसे लास्ट में तो ये आएगा। अब सबसे पुरानी हमारी कौन सी थी, दंतवाला कमेटी, मतलब ऑप्शन सेकंड हमारा पहले आएगा। और उसके बाद हमारी कौन सी थी, केलकर कमेटी। उसके बाद थी हमारी खुसरो कमेटी और सबसे नई थी हमारी नरसिम्हन कमेटी। तो थर्ड तो ऑप्शन सबसे लास्ट में आएगा। अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है। तो ऐसे ऑप्शन हमें या तो बी दे रखा है या हमें सी दे रखा है, दोनों में ही थर्ड हमारा सबसे लास्ट में। अब सबसे पुराना देखते हैं, सबसे पुरानी हमारी कौन सी थी, दंतवाला कमेटी। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। ऑप्शन सेकंड भी हमें इन दोनों में दे रखा है, तो बी और सी के अलावा कोई और ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद है हमारी केलकर कमेटी और केलकर के बाद सबसे नई है नरसिम्हन। तो पहले ऑप्शन कौन सा आएगा, फोर्थ, और फिर आएगा फर्स्ट। अब ये कौन सा ऑप्शन सही निकला हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो इन क्वेश्चन में आपको सबसे लेटेस्ट और सबसे नया पुराना पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन सही कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द वर्किंग ऑफ आरआरबीज रिवील्ड दैट दे इरोडेड देयर कैपिटल बेस। जो आरआरबी जो काम कर रही है उन्होंने क्या रिवील किया है कि उनका कैपिटल बेस क्या हो रहा है, धीरे धीरे इरोड हो रहा है। मतलब क्या है इसका आगे समझेंगे। रीजन क्या दे रखा है इसका हमें, मैनी आरआरबीज आर नॉन वायबल एंड हैविंग हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसका कारण है कि कई सारी जो आरआरबीज हैं वो वायबल नहीं है, प्लस उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। वायबल मतलब वो सब जगह नहीं पहुंच पा रही है, सब लोग इसका फायदा नहीं ले रहे और हमारी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है। अब हमें ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है नहीं है, एजर्शन का जो रीजन है वो सही है या फिर गलत है। तो सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। एक्सप्लेनेशन हमें क्या दे रखी है, द वर्किंग ऑफ मैनी आरआरबीज रिवील्ड दैट दे हैव इरोडेड देयर कैपिटल बेस ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूअल लॉसेस। उनका कैपिटल बेस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इरोडेड मतलब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। किसके कारण, उनको क्या फेस करने पड़ रहे हैं, कंटिन्यूअस लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। और कंटिन्यूअस लॉसेस के फेस करने का कारण क्या है उनका,
कंस्ट्रेंट इन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। ये सेम क्वेश्चन हमारा पहले भी मैं एक पार्ट में करवा चुकी हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट इन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो आरआरबी है ना, वो क्रेडिट सप्लाई कर रही है सिर्फ वीकर सेक्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। जो गांव में जो लोग हैं उनमें सिर्फ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वो ज्यादा से ज्यादा उधार दे रही है, जिसकी वजह से वो सफिशिएंट डिपॉजिट मोबिलाइज नहीं करवा सकते, मतलब उनके अकाउंट में इतना डिपॉजिट नहीं आ पाता। मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट उधार दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि वो टाइम पे डिपॉजिट कर पाएंगे हमेशा, नहीं, बहुत कम बार है कि वो टाइम पे डिपॉजिट कर पाएंगे। आधी बार आरआरपी का पैसा डूबेगा, है ना, क्योंकि वो रिकवर नहीं कर पाते इतना पैसा वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से। तो कैपिटल बेस का जो कारण है वो कंटिन्यूअस लॉसेस, हमारे जो कैपिटल है वो धीरे धीरे कम हो रही है आरआरबी में, उसका कारण क्या है? कंस्ट्रेंट इन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, की हमारी जो हमारे पास डिपॉजिट है उसकी मोबिलिटी नहीं हो पा रही, वो मूव नहीं कर पा रही, वो लिमिटेड लोगों के पास जाके रह जाती है, आगे वो पैसा नहीं दे पा रहे ना, वापस रिटर्न तो नहीं कर पा रहे, रिफंड नहीं कर पा रहे उस पैसे को, तो इसका रीजन है कंस्ट्रेंट इन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। और हमारे पास एजर्शन और रीजन में क्या दे रखा है? हाँ, ये बात सही है कि उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है और उनका कैपिटल बेस कम हो रहा है, तो एजर्शन रीजन हमारे दोनों ही सही हैं, बट जो रीजन है ना वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये बात गलत है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। A is true और R is false, ये भी गलत। A is false, R is true, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करता है अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब एक्सिम बैंक वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। दूसरा हमारा क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक। तीसरा हमारा क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और चौथा क्या है? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमें करेक्ट कोड बताना है कि करेक्ट कोड क्या है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ हमारा सही है, सेकंड थर्ड फोर्थ हमारा सही है, या फिर हमारा फर्स्ट सेकंड सही है, या फिर हमारा थर्ड फोर्थ सही है। तो हम अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन क्या है? इकोनॉमिक सर्वे जो हुई थी 2012-13 में, उसमें आरबीआई ने बताया था कि उसके 4 इंस्टीट्यूशन हैं जिन्हें वो रेगुलेट करता है एज पर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहला है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक वो रेगुलेट करता है। दूसरा है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रेगुलेट करता है। तीसरा है हमारा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी रेगुलेट करता है, ठीक है। अब एक्सिम बैंक भी है, नाबार्ड भी है, सिडबी भी है, तो हमारा कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है, एक्सिम बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक प्लस नेशनल हाउसिंग बैंक भी हमारा सही है। अब जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उसमें सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी आते हैं प्लस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी आती है, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक इसी ऑप्शन में आ गए, तो एसबीआई की जरूरत नहीं है ना, एसबीआई भी एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, तो वो इसी में ही इंक्लूड हो गया। नेशनल हाउसिंग बैंक का ही पार्ट होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक और हाउसिंग फाइनेंस बैंक। जितने भी एसबीआई, पीएनबी, जितने भी बैंक्स हैं वो सारे रेगुलेट कौन करता है? शेड्यूल बैंक्स जो हैं वो सारे रेगुलेट करता है आरबीआई। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्या है हमारा? करेक्ट, मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट। चले अब इस सीरीज का हम इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोर इन्फ्लेशन इज ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। जो कोर इन्फ्लेशन है वो क्या मेजर करता है? इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? राइजिंग प्राइसेस। तो पहला कोर इन्फ्लेशन जो है इज ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन जो कंप्लीटली बेस्ड है फूड और एनर्जी पे। दूसरा क्या है? दैट इंक्लूड आइटम दैट फेस वोलेटाइल प्राइस। वोलेटाइल प्राइस का मतलब जल्दी जल्दी जिनके प्राइस चेंज होते हैं, और नोटेबली फूड एंड एनर्जी ये इंक्लूड करता है।
थर्ड ऑप्शन क्या है, दैट एक्सक्लूड आइटम्स दैट फेस वोलेटाइल प्राइस मूवमेंट नोटेबली फूड एंड एनर्जी। यहाँ पे उसने बोला ये दोनों ही ऑप्शन में क्या बोल रखा है, यहाँ पे बी ऑप्शन में बोला है इंक्लूड करते हैं और सी में क्या बोला है, एक्सक्लूड करते हैं। तो पहला बी में क्या इंक्लूड करते हैं, मतलब जो प्राइसेस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं उसमें फूड एनर्जी इंक्लूड है इसमें। और क्या बोला है कि एक्सक्लूड करते हैं फूड और एनर्जी के प्राइसेस क्योंकि वो जल्दी जल्दी रैपिडली चेंज होते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन इज ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ तो हमारा नन ऑफ द अबव ही है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इसके एक्सप्लेनेशन कि कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। तो कोर इन्फ्लेशन इज द चेंज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि गुड्स और सर्विसेज में कितना चेंज आया है, बट ये इंक्लूड नहीं करता द चेंजेस फ्रॉम फूड एंड एनर्जी सेक्टर। कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी सेक्टर इंक्लूड नहीं होता। दिस मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एक्सक्लूड दीज आइटम्स। ये मेजर जो है इन आइटम्स को एक्सक्लूड करता है बिकॉज देयर प्राइसेस आर मच मोर वोलेटाइल, क्योंकि इनके प्राइसेस क्या है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन सी हमारा इसके अकॉर्डिंग सही है कि कोर इन्फ्लेशन जो है चेंज को तो इंक्लूड करता है बट फूड और एनर्जी को क्या करता है, ये एक्सक्लूड करता है बिकॉज दे शो अ वोलेटाइल प्राइस मूवमेंट मींस रैपिडली चेंज इन द प्राइसेस, जल्दी जल्दी चेंज होना। ठीक है, आज ये सीरीज खत्म होती है। थैंक यू सो मच, आपने सुना। प्लस आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अपना ध्यान रखना और खुश रहना।